मैं डॉक्टर सनी गुप्ता। आज हम जानेंगे एवीएन के बारे में। एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। आज हम फीमोरल हेड पे जो नेक्रोसिस होती है, जिसको हम एवीएन कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। क्या होता है आखिर एवीएन? एवीएन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डी तक खून की सप्लाई कम हो जाती है और कभी-कभी ये सप्लाई बिल्कुल बंद होने लगती है। इससे हड्डी कमजोर होकर धीरे धीरे खराब होने लगती है, यानी हड्डी का जो हड्डी है उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो गलने लगती है। सबसे ज्यादा असर इसका हिप जॉइंट पे होता है। जैसा कि मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, केवल ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड का बता रहा हूँ, यानी हिप जॉइंट। सबसे ज्यादा इसका असर जो है हिप जॉइंट पे पड़ता है। आजकल एवीएन इतना क्यों बढ़ रहा है? आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, यानी 4-6 साल पहले, आपको एवीएन के बारे में पता ही नहीं था एवीएन क्या होता है। लेकिन आजकल आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉमन मिल जाएगा एवीएन के केसेस, जिसके हिप कूला बदला गया है, कम उम्र में कूला बदला गया है, 35 साल 30 साल में कूला बदला गया है। ऐसे भी पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है एवीएन की वजह से, वो भी कम उम्र में। पहले एवीएन उम्र दराज लोगों को होता था, लेकिन आज ये 30-35 साल के लोगों में भी पाया जा रहा है। 30-35 साल के लोगों को भी, युवाओं को भी ये एवीएन हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन, मिस यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक स्टीरॉइड्स, और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको लंबे समय तक खाने से एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड हो सकता है। एवीएन के मुख्य कारण क्या है? अभी जैसा हमने डिस्कस किया, एवीएन के मुख्य कारण स्टीरॉयड यानी मेडिसिन, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड, ज्यादा अल्कोहल पीना। जो युवा अक्सर पार्टी में बिजी रहते हैं, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, या अल्कोहल की जो डोज है उनकी वो काफी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को एवीएन का खतरा बना रहता है। और स्पेशली युवाओं में अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, हफ्ते में 3 से 4 दिन 5 दिन ले रहे हैं, तो एवीएन का खतरा बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आपका कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, अपने जो वर्क शेड्यूल में कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऑफिस वर्क में रहते हैं या डेली रूटीन में ही रहते हैं, कोई एक्सरसाइज शेड्यूल नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो आपको एवीएन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी हिप इंजरी या एक्सीडेंटल इंजरी, किसी भी प्रकार की ट्रोमेटिक इंजरी आपके अगर हिप में हुई है या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, उस केसेस में भी कभी कभी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है और ये जाकर एवीएन में कन्वर्ट हो सकता है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कारण स्ट्रेस और नींद का ना आना। आजकल की लाइफ में आदमी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे आदमी को स्ट्रेस है, वर्क की, फैमिली की, या किसी भी चीज़ की, या स्टडी की। ऐसे कंडीशन में बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और बॉडी में जो उसके प्रोसेस हैं, उसके हार्मोन्स हैं, वो डिक्रीज या हाइपर हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो सकती है। अब बात करेंगे करंट सिनेरियो की। सबसे बड़ा कारण स्टीरॉयड मिसयूज। जो सबसे बड़ा कारण आजकल के टाइम पे उभर के आ रहा है वो स्टीरॉयड का मिसयूज, चाहे वो जिम कंडीशन में हो, जिम में लोग स्टीरॉयड यूज करते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हो, या आप ओवर काउंटर ड्रग में स्टीरॉयड ले रहे हैं। बहुत से लोग जो हेयर फॉल की कंडीशन में स्टीरॉयड यूज करते हैं, स्किन कंडीशन में स्टीरॉयड का यूज करते हैं, या अदर गाँव में छोटी मोटी कंडीशन में भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड दे दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मिस यूज ऑफ स्टीरॉयड हो रहा है, उसमें एवीएन के चांसेस बहुत ज्यादा है। खासकर कोविड-19 के बाद देखा गया है, डॉक्टरी सलाह पे स्टीरॉयड बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया गया। ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड प्रिस्क्रिप्शन से भी कोविड के बाद एवीएन के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आपने स्पेशली देखा होगा कि कोविड से पहले लोग नहीं जानते थे एवीएन के बारे में, बहुत कम केसेस होते थे, लेकिन आफ्टर कोविड ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। युवाओं में एवीएन के केस अचानक बढ़ गए हैं, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि एकदम शार्प पीक आया है और बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। वो ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड, और दूसरा कारण युवाओं में है ओवर यूज ऑफ अल्कोहल। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो स्टेप आया है, अगर किसी को एवीएन हो गया है तो उसको कैसे पता लगे कि एवीएन उसको हो गया है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन
इस केस में सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, सर्जरी को रोक सकते हैं, सर्जरी तक नहीं पहुंच सकते हैं आप। तो शुरुआती लक्षण क्या होंगे? हिप या ग्रोइन रीजन में पेन, यानी आपके हिप जॉइंट में पेन या आपके हिप के अराउंड पेन होगा। शुरुआत में चलने में दर्द हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है जॉइंट में, पैर पर वेट डालने में परेशानी, यानी जब आप पैर पे वेट डालेंगे तो आपको चलने में परेशानी हो सकती है। शुरुआत में आपको पेन और स्टिफनेस इस एरिया में फील हो सकता है, और ये पेन और स्टिफनेस अगर आपको हिप मूवमेंट में, जो आपके हिप के इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट्स होते हैं, अगर इसमें बढ़ता है, आपका अंदर पैर जाना या बाहर पैर जाने में दिक्कत हो रही है और पेन उस मूवमेंट को करने में बढ़ रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपके हिप के अराउंड कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उसको अर्ली डिटेक्शन कराएं। शायद वो हिप में एवियन की कंडीशन बन सकती है, एवियन हो सकता है। तो उसके अब फैक्टर कैसे जाने? अगर आप ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड किया है, आपने स्टीरॉइड लिया है, अगर आपने, आपकी स्टेरॉइड की हिस्ट्री है, या आपकी अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो या टबैको की हिस्ट्री है, तो आप इस रेड जोन में है कि आप तुरंत चेक कराएं और एक्सरे कराएं कि आपका कहीं एवियन तो डेवलप नहीं हो रहा। दोबारा उसी पहलू को दोबारा फोकस करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें? एवियन एक स्लो लेकिन सीरियस डिजीज है। स्लो, आपको कभी कभी सेकंड जो ग्रेड है वहां तक पहुंचने में पता ही नहीं लगता कि मुझे एवियन हो गया है। जस्ट लाइक सिंपल हिप पेन या बैक पेन की लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, उस केस में आपको नहीं पता लगेगा। शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस होने पर सर्जरी रोकी जा सकती है, सर्जरी को रोका जाए। जैसा कि मैंने बताया, अगर शुरुआती स्टेज में अगर आप डायग्नोस करवा लें या कर लें या समझ लें कि डायग्नोस कैसे होता है, उस केस में सर्जरी तक, यानी हिप जॉइंट को रिप्लेस करने की, यानी कूला बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये ग्रेड 2+ हो गया, यानी ग्रेड 3 के आसपास पहुंच गया है, तो उसमें, उस कंडीशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब आते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर लेना है सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड से पहले, तो क्या चॉइस है आपके पास? आपके पास एक चॉइस है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम पेन मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ जॉइंट में ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मशीन्स और कुछ एक्सरसाइज देते हैं। जॉइंट मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज और जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, और डेली एक्टिविटी में इंडिपेंडेंस कैसे लाएं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ मूवमेंट्स कराए जाते हैं। इसमें मशीन्स जो यूज होती हैं वो PEMF का काफ़ी अच्छा रोल है, यानी पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इस मशीन के जरिए यहाँ की पर्टिकुलर आपके हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ग्रेड 2 से या ग्रेड 2 से पहले की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ग्रेड 2 क्रॉस होने के बाद फिजियोथेरेपी कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो कंक्लूजन क्या है? अभी तक का सार क्या है? अभी तक का सार ये है कि एवियन को नजरअंदाज ना करें, समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। समय पर डायग्नोसिस हो गया तो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं हो गया, सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ग्रेड 3 तक नहीं जाएगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट बच जाएगा। लाइफ स्टाइल में तुरंत सुधार करें अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। अल्कोहल ना लें, टबैको ना लें, स्टीरॉइड है तो उसको तुरंत टेप डाउन करें, स्टॉप करवाएं। स्टीरॉइड को बिल्कुल ना लें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं लेना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्जन या फिर फिजिशियन, आप जो भी आपको दे रहा है उसके गाइडेंस में लेना है, और उसको टेप डाउन करने की प्रोसेस शुरू कराएं अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, क्योंकि स्टीरॉइड बहुत मेजर रोल प्ले करता है एबियन की कंडीशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।